हेलो 59। आपने बताया आपका HLA-B27 पॉजिटिव है। अगर आपको इस एज में आकर के HLA-B27 पॉजिटिव पहली बार डायग्नोज हुआ है तो उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस एज में आकर के एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं डेवलप होती है। जिस स्पॉन्डिलाइटिस की आप बात कर रहे हैं वो एज रिलेटेड ज़्यादा लगता है रादर देन यंग एज में होने वाली आर्थराइटिस। हो सकता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, क्योंकि दोनों एज रिलेटेड चेंजेस हैं, एक ही सेम एज ग्रुप में सेम पैटर्न में पाए जाते हैं। आपने MRI कराई होगी, आपने डेक्सा स्कैन कराया होगा, ये सब करा कर के आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या एक ओपिनियन लें, इसका इलाज हो सकता है। स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट ज़्यादातर फिजियोथेरेपी पे चलता है एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में, और ऑस्टियोपोरोसिस का मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है जो हम कुछ दवाइयों से, कुछ इंजेक्शन से इसको ट्रीट करते हैं, कुछ हार्मोन थेरेपी देते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट ज़रूर अलग अलग है लेकिन सिम्टम्स एक जैसे हो सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज में पाई जाती है तो फिर कुछ इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं, और सेम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रू है। अगर ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियाँ ऑलरेडी कोलैप्स होने लगी हैं तो ऐसे में फिर हमें बोन सीमेंट इंजेक्ट करना पड़ता है हड्डियों में, जिसको वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक सलाह ज़रूरी है। डॉक्टर, अगला कॉलम में सुनील ने किया है राजस्थान से। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो जी, सुनील जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुनील जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बोलिए। मेरी बच्ची है सर जी। ये उनको करीब 26 साल की उम्र है उसकी। हेलो 26 साल की उम्र है मेरी बच्ची की। हाँ जी बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम है बताइए। उनको उनको टेनिस एल्बो डायग्नोस किया है डॉक्टर्स ने। जी, डॉक्टर्स ने टेनिस एल्बो डायग्नोस किया है उसको। जी टेनिस एल्बो थोड़ी अलग प्रॉब्लम है। इसका ऑस्टियोपोरोसिस से कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया, टेनिस एल्बो ट्रीटेबल है, ज़्यादातर फिजियोथेरेपी से ट्रीटेबल है। कई तरीके के अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ और इंटरफेरेंशियल थेरेपी दी जाती हैं अगर टेनिस एल्बो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और उससे ठीक हो जाता है। नहीं ठीक हो पाता है तो कई बार जहाँ पर मसल्स का ओरिजिन होता है एल्बो में, जहाँ से टेनिस एल्बो ओरिजिनेट करता है, वहाँ पर हम कुछ तरीके के इंजेक्शंस लगाते हैं और क्यूरेबल है। आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा सकते हैं। डॉक्टर, ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ कारणों पर हमने चर्चा की, अगर कुछ और रीज़न हम जानना चाहें तो क्या ओबेसिटी भी एक इसके पीछे कॉज होता है? जी, ओबेसिटी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में। ओवरवेट ओबेसिटी स्पेशली फीमेल्स में, ख़ास तौर पे सिटीज़ में, जो हमारा अर्बन कल्चर है। ऑस्टियोपोरोसिस और ओबेसिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपीरियंस साथ साथ चलता है। जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है हड्डियां कमज़ोर होती जाती हैं, और क्योंकि ओवरवेट का मतलब स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं, लोड ज़्यादा हैं हड्डियों के ऊपर जो कमज़ोर हो रही हैं ओबेसिटी की वजह से, तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के भी चांसेस बढ़ते जाते हैं। ना केवल ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस बढ़ता जाता है बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी इन मरीजों में ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। डॉक्टर, अगला कॉलम में शिखा ने किया हैदराबाद से। हेलो हेलो जी, शिखा जी बताएं क्या पूछना है आपको? मैं अभी लास्ट 1 वीक से मेरे को, जैसे मैं सो के उठी सुबह में, तो अचानक जल्दी से जैसे मैं उठी तो एक पैर में बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो गया। अभी वो इतना ज्यादा हो गया है कि मैं बैठ के उठ ही नहीं पाती हूँ एक पैर से। ऐसे ही मैंने इंफ्ला पेन करके एक टैबलेट मैं ले लेती हूँ कभी पेन के लिए, लेकिन उससे अभी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। शिखा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज इस वक्त है 38 ईयर्स। जी, जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ये शायटिका पेन हो सकती है, जो आपकी नर्व कंप्रेशन की वजह से, स्लिप डिस्क की वजह से हो रही होगी। अगर ऑलरेडी हफ्ता 10 दिन हो गया है और आपको रिलीफ नहीं है या आपको काफ़ी पेन किलर लेना पड़ता है इसके लिए, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने कुछ एक्सरेज, और अगर उसमें स्लिप डिस्क का कोई इंडिकेशन लगता है तो एक MRI भी ज़रूर करा करके देखें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ये आगे चल के ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। अगला कॉल हमें मोनिका ने किया है दिल्ली से। हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, पैरों और कमर में, और हाथों के जॉइंट में भी बहुत पेन रहता है। जी, पैरों में कहाँ दर्द होता है आपको? पैरों में, पूरे पैर में होता है, दोनों पैरों में। साथ में कोई सुनपन या भारीपन भी लगता है पैरों में? हैवीनेस लगती है, पैर सुन हो जाते हैं? हाँ जी।
आपकी एज कितनी है? 25। जी, आपको बहुत यंग एज में कुछ लंबर कैनाल स्टेनोसिस जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस स्पेस से आपकी स्पाइन में, बैकबोन में नसें पास करती हैं, वो स्पेस आपका नैरो हो रहा है। डिस्क एक वजह हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस एक वजह हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पैरों में सुनपन आ रहा है, भारीपन आ रहा है। आपने अगर कोई एमआरआई नहीं कराई है तो आप ज़रूर कराइए और एक ओपिनियन लीजिए। यंग एज में प्रॉब्लम हो रही है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या कॉमन सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे इसके लिए? जी, हड्डियों का दर्द जो ख़ास तौर पे कमर की रीढ़ की हड्डी में और कूल्हे की हड्डी में सबसे ज़्यादा होता है, और हड्डियों में भी हो सकता है जैसे टांगों में। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने पर ये पेन सामने ज़्यादा आता है जब हड्डियां कोलैप्स हो जाती हैं, डिफॉर्मिटी या काइफोसिस डेवलप होता है जिसकी वजह से नस दबने लग जाती हैं। जब एक बार नर्व के ऊपर प्रेशर होता है तो फिर पैरों में सुनपन, झुंझुनाहट होना, नमनेस, पैरों में भारीपन, हैवीनेस, वीकनेस, थकावट महसूस होना, और यहाँ पर वो फिर स्पॉन्डिलाइटिस के साथ कन्फ्यूजन होने लगता है। कोई इसको स्पॉन्डिलाइटिस समझता है, इसलिए एक्सरेज के अलावा प्रॉपर एमआरआई होना और डेक्सा स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे मालूम पड़ पाए कि ऑस्टियोपोरोसिस का कंपोनेंट कितना है और स्पॉन्डिलाइटिस का कंपोनेंट कितना है, और अकॉर्डिंगली ट्रीट हो पाए। दोनों का इलाज काफ़ी डिफरेंट रहता है। क्या इसमें हाइट लॉस भी होती है? जी, आपने अक्सर देखा होगा जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, 45-50 की एज के बाद लोग महसूस करते हैं कि कमर बेंड होती जा रही है और हाइट कम होती जा रही है। उस हाइट के कम होने की मेन वजह हड्डियों का कंप्रेशन होना, कोलैप्स होना है, जिसको कंसर्टाइना कोलैप्स बोलते हैं। पूरी की पूरी हड्डी पिचकने लग जाती है, दबने लग जाती है, जिसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम मल्टीपल बोन्स में होती है, एक के ऊपर एक मल्टीपल वर्टिब्रा अफेक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे करके ओवरऑल हाइट की शॉर्टनिंग होती है। ये देखा गया है इंडियन पॉपुलेशन में कि 50 से 75 ईयर्स की एज के बीच में तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर के करीब एवरेज हाइट लॉस होता है ज़्यादातर पॉपुलेशन में। अब सबसे ज़रूरी बात कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटेबल है और कौन कौन से ट्रीटमेंट इसके लिए मौजूद हैं? जी, ऑस्टियोपोरोसिस कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज़ है। इसको पूरे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और बोन मिनरल डेंसिटी को इम्प्रूव करके नियर नॉर्मल किया जा सकता है इवन ओल्ड एज में भी। दो एस्पेक्ट हैं ट्रीटमेंट के। एक तो प्रिवेंशन है कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कैसे करना है। डाइट उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर लेते हैं तो हम इस ऑस्टियोपोरोसिस को 10-20 साल पहले डेवलप होने से रोक सकते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। धूप लेना, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल होना, एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, सारा दिन बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है। स्ट्रेसेस लेते हैं। फीमेल्स में ख़ास तौर पे मीनोपॉजल एज आने पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम पहले से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेकर के चलते हैं तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। होने के बाद दवाइयों से इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से संभव है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी है। इसके अलावा हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी स्टिमुलेट करने के लिए और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करने के लिए कुछ दवाइयां हैं, कुछ हार्मोन्स हैं। कैल्सीटोनिन देते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में। दूसरा एस्पेक्ट है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के बाद, जब ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ऑलरेडी हड्डियां कोलैप्स हो चुकी हैं, काइफोसिस हो चुका है, डिफॉर्मिटी हो चुकी है, नसें दब रही हैं, कमर का दर्द हो रहा है, पैर सुन्न हो रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस में इवन पैरालिसिस भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में फिर हम इन हड्डियों में बोन सीमेंट इंजेक्ट करते हैं, जिसको वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी बोलते हैं। ये एक नॉन सर्जिकल टेक्निक है जो सेफली किसी भी एज में बिना एनेस्थीसिया के किया जा सकता है। डॉक्टर, अगला कॉल हमें स्वीटी ने किया है बॉम्बे से। हेलो। हेलो जी बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ सर, मुझे पूछना था सर से कि मुझे है ना शोल्डर के पीछे बहुत दर्द होता है। जब ऐसा रोटी कुछ भी डालते हैं, काम ज्यादा करते हैं तो बहुत दर्द होता है, और रीढ़ की हड्डी में भी बहुत पेन है, और है ना पिंडली में भी बहुत पेन होता है। और मैंने मतलब अभी मेरी एज 25 है, तो 22 की एज में मैंने कराया था एक्सरे, तो जब मुझे लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस आया था। जी, लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस हो सकता है आपको ये उस टाइम
केवल मसल स्पाज़म की वजह से रहा हो, बट धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट होने लगती है। जब मसल स्पाज़म लंबे टाइम तक रहता है तो कुछ चेंजेस फिर बोन्स में भी आने लगते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपको शोल्डर ब्लेड के एरिया में या स्कैपुलर एरिया में पेन ज़्यादा होता है, तो कुछ चेंजेस हमारी ट्रेपीजियस मसल में भी आने लगते हैं, जिसको फाइब्रोफेशियाटिस बोलते हैं। एक बार फिज़िकली एग्जामिन करके और इफ़ नीड भी अगर ज़रूरत लगती है तो एक MRI भी कराना पड़ सकता है और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो आज हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस पर और जाना कि इसको ठीक किया जा सकता है। लाइफस्टाइल को सही रखें और डाइट को भी कंट्रोल रखें, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नज़र आते भी हैं ओल्ड एज में भी इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।